Namaskar everyone, welcome to our channel CET Study X. I am Poonam, your mentor. This channel provides you complete knowledge about all competition exams. And this is my first polity lecture, which is constitutional development. In this topic, we are going to discuss origin and growth of Indian constitution during British period. Here we discuss different acts, Regulating Act, Pitt's India Act and Charter Act 1883 to 1853. Before we start, I must tell you about this channel CET Study X. यहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑनलाइन मटेरियल फॉर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्स के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा लाइक एसएससी, बैंक, सीटेट, एचटेट, रीट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। स्पेशलिस्ट टीचर्स के साथ, डायनामिक बैकग्राउंड के साथ आपके साथ जुड़ेंगे टीचर्स यहाँ पर हमारे चैनल में सीईटी स्टडी एक्स पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में हर एरिया से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल की अगर वेटेज आप देखें तो 10 से 12 क्वेश्चंस या 6 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो उस हिसाब से भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे विद मी। शेल वी स्टार्ट नाउ? आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कैसे भारत के विकास में कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें पड़ी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ब्रिटिश पीरियड के दौरान यहाँ पर हुआ 1773 में। यहाँ वेरियस एक्ट्स पास हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न करने के लिए भारत को, लेकिन सेटिस्फाई इंडियन एस्पिरेंट्स नहीं हुए क्योंकि ये जितने भी एक्ट्स थे ये इम्पोज किए गए थे एलियन रूलर्स के द्वारा। एलियन रूलर्स विच कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, रेस एंड ग्रुप। विदेशी शासकों को एलियन रूलर कहा जाता है और इसी पीरियड को कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट जहां हुए इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है पॉलिटिकल में। पहला फेज अगर आप देखेंगे तो 1773 से 1857 तक का फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे 1857 से 1947 तक का फेज है। अब सेंट्रलाइज करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया जाता है 1773। आगे अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पूरी तरह से कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए आया था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉच करने के लिए, उसके कामों पर निगरानी रखने के लिए। और एज पर दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर्स ऑफ बंगाल जो थे उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। वॉरेन हस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इस एक्ट ने ही बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल, इन दोनों के सहयोग से गवर्नर ऑफ बंगाल जो था ये काम करेंगे और इस एक्ट से ये बात सामने निकल कर आती है। The Governor General was given the power to make rules and regulation। अब गवर्नर जनरल को ही पावर दी गई रूल और रेगुलेशंस बनाने की। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स लाए गए, 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल को। आगे अगर हम बात करें, गवर्नर जनरल हैड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स को मानना ही गवर्नर जनरल की प्रायोरिटी थी। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ एस्टैब्लिश की गई कैलकाटा में 1774 में इसी प्रोविजन के
वजह से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन ये जो कोर्ट थी ये इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट हैड अ चीफ जस्टिस एंड 3 असिस्टेंट जजेस, लेकिन पहली सीजेआई जो बने एलिजा एम्पे उनका नाम था, और अदर 3 जजेस के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैम्बर, लाइमस्टर और हाइट। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम बात करें तो ये विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया है। अब हम बात करें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, तो एक छोटी सी कहानी में आप जान पाएंगे कि इन्हीं के नाम पर ये क्यों लिखा गया। 1780 में एंट्री होती है विलियम पिट्स की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि केवल 20 इयर्स ओल्ड, महज 21 साल के थे, और देखते ही देखते मात्र 3 साल में 1783 में ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। और इन्हीं के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है। तो ये था एक छोटी सी स्टोरी। यहाँ आप पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में फोटो देख सकते हैं विलियम पिट्स की, जिनके नाम पर ये एक्ट रखा गया था। तो क्या था इस एक्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्या रिलेवेंट चेंजेस थे इस एक्ट में, इस एक्ट की हिस्ट्री में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो कि इंडिया की है उस नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज पर दिस एक्ट एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाई गई ब्रिटिश ने इंडिया में रूल करने के लिए। ब्रिटिश इंडिया में क्राउन और कंपनी ने जो शासन एस्टैब्लिश किया था उसके लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज फॉर्म्ड। एक डायरेक्टर्स की कोर्ट बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की ये बात चल रही है। तो इसमें गवर्नर काउंसिल जो थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, जिसमें क्या किया गया कि 4 मेंबर्स की जो अभी लेटेस्ट अभी जो हमने बताया है, आगे डिस्कस किया था कि 4 काउंसिल के मेंबर को 4 काउंसिल के मेंबर जो हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए गए थे, उनको रिड्यूस करके उन्होंने 3 मेंबर्स कर दिया। बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि लॉ को आसानी से पास करने के लिए कि वहां जो है कोई भी झगड़ा या फिर इसको अपोज ना कर पाए कोई, इसलिए क्या किया, एक 4 मेंबर्स से रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया इसको। और ये गवर्नर काउंसिल एस्टेब्लिश की गई बॉम्बे और मद्रास में। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर अब आपका आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर हम बात करें, तो ये एक एंड लाया मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसके ओवर ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी उसको खत्म करने का ये लाया। अब मोनोपोली की अगर हम बात करें तो मोनोपोली क्या होती है, द कंट्रोल ऑफ एन इंडस्ट्री और सर्विस बाय ओनली वन कंपनी। यहाँ वन को स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है। मोनोपोली में मोनोपोली होता है किसी भी चीज पर अपना एक अधिकार। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो इंडिया की ट्रेड करने की मोनोपोली थी वो खत्म कर देता है कौन, चार्टर एक्ट 1813। ट्रेड विद इंडिया वॉज ओपन। अब इंडिया के साथ ब्रिटिश सिटीजन का ट्रेड ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है ऑफ टी ट्रेड विद चाइना, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, इसमें एक्सेप्शन है। तो फर्स्ट टाइम डोनेशन भी एजुकेशन के इन इंडिया के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपीस डिसाइड की गई। और ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट चेंज था इस एक्ट में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि 1 लाख की जो डोनेशन थी उसमें इंडियंस के लिए स्कूल, टीचर्स, बुक्स का सारा खर्चा यहाँ पर उठाया जाने वाला था। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया। और यहाँ पर इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक को हम इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि इन्होंने सती सिस्टम बैन करवाने के लिए भी काफी काम किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, इसमें ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो तो खत्म हो गई थी, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज खत्म हो गई थी। और अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेंगे, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यहां इसका ये मतलब है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो फाइनल स्टेप था वो उस प्रोसेस का था जिसमें सेंट्रलाइज किया गया था इंडिया को, और इसी प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख पा रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहां भी इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं वाज इंट्रोड्यूस्ड। कंपटीशन एग्जाम्स की रिक्रूटमेंट को यहाँ पर तवज्जो दी गई। यहाँ पर इंडियंस को भी मौका मिला कंपीट करने का और कंपीट करके नौकरी पाने का। एक और बड़ी बात कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। आगे अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1853, इसने प्रोवाइड किया 6 न्यू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए प्रोविजनल गवर्नमेंट से। अब ये कहां से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा से इसमें अपॉइंट किए गए। और इस एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि नोन में आई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। और ये जो आप ऊपर देख सकते हैं जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे और ये 4 मेंबर्स जो अपॉइंट किए गए थे प्रोविजनल गवर्नमेंट से, इनको मिलाकर जो भी बना उसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना गया। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना गया, और it adopted the same procedure of the British Parliament। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आज के इस लेक्चर में आपने बहुत सारे एक्ट्स जाने और जाना कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप हुआ इंडिया का ब्रिटिश पीरियड के दौरान। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल CET Study X, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। नमस्कार।